नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है अकेडमी में। डेली करंट अफेयर्स ऑफ 21 अप्रैल 2022 को आज हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, जहाँ मेन सोर्स रहने वाला है अगेन असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ दैट डाउनलोडिंग लिंक जो है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेशन में लगा दूंगा। अगर आप लोग एक बार क्लिक करके नहीं डाउनलोड हो रहा है ना, प्लीज़ थोड़ा एक बार और भी ट्राई कर लो यार, क्योंकि नीचे में ऐसा नहीं है इनवैलिड लिंक्स नहीं है, क्योंकि कल मैंने किन्हीं का एक कमेंट पढ़ा था, राइट। और भी एक कमेंट था जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा एमसीक्यू सीरीज में, बट उसलिए बता रहा हूँ ये वीडियो को पूरा फुल देखना। कुछ कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, वो डाउट भी क्लैरिफाई कर दूंगा, राइट। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो फ्रंट पेज में दिया हुआ है रिगार्डिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पैनल्स टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स। आपको पता है ना दोस्तों, रिसेंटली असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ था। अभी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसके लिए भी एक पैनल का गठन किया जाएगा और ये सब किया जाएगा। तो अगेन न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, सो इसलिए वी विल स्किप इट एज ऑफ नाउ, बट कैसे भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट आती है सो आई विल श्योरली मेक यू नो अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये एडिटोरियल पेज से अगर आप देख लीजिएगा, डिज़ास्टर रिस्पांस के रिलेटेड ये न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ आया था? क्योंकि रिसेंटली जो है ना, कल ही कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, मतलब क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थंडर स्टॉर्म आया था ना। थंडर स्टॉर्म को असम में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बोर्डोए सीला, राइट। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की टर्म है, ठीक है। सो लोकल लैंग्वेजेस में खैर आप लोगों को तो बहुत जनों को पता भी होगा, बट आउट ऑफ द स्टेट बच्चे जो हैं उनको शायद ना पता हो, तो इसलिए मेक श्योर दैट यू राइट इट इन योर कॉपी। एनीवेज अगर पास्ट सेवरल डेज से देखिएगा, ऐसे ही थंडरस्टॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और इन्होंने इसके कारण जो है ह्यूमन लाइफ की तो नुकसान हुआ ही है, बट बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बर्बाद हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी लाइट थंडरस्टॉर्म्स होता है ना तो लाइटनिंग भी होता है, राइट। और लाइटनिंग जब भी होता है तो अगर लाइटनिंग कहीं पर भी गिरता है, राइट, सोचो कोई इंसान के ऊपर गिर गया तब तो इंसान गया, सोचो, है ना। बट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी गिर गया ना तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर सकता है। इतना ज़्यादा डेंजर होता है, इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी होता है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया का मैप देख लीजिएगा, ओवरऑल बताया गया है दैट कौन कौन से ऐसे रीजन्स है विच आर वेरी मच ह्यूजली बट मतलब ज़्यादा प्रोन टू थंडरस्टॉर्म। तो वो क्लियरली आपको दिख रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देख लीजिए, 1951 से 1980 भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ही सबसे ज़्यादा प्रोन था। 1961 से 1990 भी देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन ही सबसे ज़्यादा प्रोन था। 71 से 2000 से 2010 नॉर्थ ईस्ट भी है। तो आप बताइए ना, 2020 तक भी तो नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा है ना जी, ठीक है। सो ओवरऑल क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी ह्यूजली प्रोन टू दीज काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, इसलिए वी नीड टू मेक श्योर दैट आने वाले समय में थंडरस्टॉर्म रिलेटेड से अगर कुछ डिजास्टर, मतलब ऑफ कोर्स डिजास्टर क्या है, थंडरस्टॉर्म तो क्विक चीज होता है ना, दैट अचानक से गिर गया तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, कोई भी इंसान का जान ले सकता है, राइट। तो इसीलिए हमने ऐसे रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑलरेडी क्रिएट करने हैं जिससे थंडरस्टॉर्म बाई चांस अगर आ भी जाए तो लोग वहां पर सेफ रहे, राइट। तो उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल भी दिया गया था। तो इस आर्टिकल में कुछ कुछ सजेशंस दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस है, क्योंकि देखो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका टॉपिक है, हर साल उससे क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा फ्यूचर में भी, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हो, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो पहला क्या है दैट पहले तो हमें हर एक स्ट्रक्चर्स, कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसका वेदर वर्दीनेस देखो, ठीक है। स्पेसिफिकली वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो क्या कंक्रीट के नहीं बने हुए हैं। देखो कंक्रीट का अगर कोई बना हुआ है ना तो उसके ऊपर अगर लाइटनिंग गिरे भी तो देयर इज नो मच रिस्क, राइट। बट जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंक्रीट का नहीं बना हुआ है उनके ऊपर अगर लाइटनिंग गिरे ना तब तो लेकिन बहुत ही बवाल हो सकता है, ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट इस टाइप के बिल्डिंग्स को प्रॉपरली हमें देखना है और उसको उसके ऊपर एक कोडिंग क्रिएट करना है, राइट। मतलब वो बिल्डिंग्स बनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया हमें लाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज ओल्ड स्कूल्स या फिर ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग्स को हमें रिपेयर करने की जरूरत है। अब आप बोलेगा सर यहाँ पर तो सिर्फ दिन के समय ही लोग रहते हैं, अब क्या दिन के समय क्या थंडरस्टॉर्म नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है भाई, है ना। आप सोचो ना, आप सोचो स्कूल या फिर ऑफिस में गए, है ना, ऑफिस में क्या है ना दैट बहुत लोग रहते हैं ना, एक ही साथ जमा होता है, राइट। घर में जैसे एक घर में कितना 4 लोग रहते हैं, मैक्सिमम 5 लोग रहेंगे, राइट। बट एक ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आप खुद सोचिए, बाई चांस अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए मेक श्योर करना पड़ेगा अगर कुछ ऐसे ओल्ड स्कूल्स है जहाँ पे बच्चों को इम्पैक्ट कर सकता है, ऑफिस बिल्डिंग्स है, उनको एकदम रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एक डेडिकेटेड बॉडी बनाना पड़ेगा।
असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर, ठीक है, जिनको काम ही दे दिया जाएगा दैट देखो भाई आपका ये काम है दैट थंडरस्टॉर्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अगर कमी है तो वो सब आपको ठीक करना है, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्सिबल बॉडी रहेगा ना तो उनका एक ही काम रहेगा, तो वो एक ही काम को शिद्दत से निभाएंगे, उसमें एक्सपर्टाइज बन जाएंगे, राइट। अभी क्या होता है दैट एक ही मिनिस्ट्री को बोल दिया जाता है दैट हाँ आप सब चीज़ में देखो, आप फ्लड रिस्पॉन्स में भी आप एक्ट करो, आप थंडर स्टॉर्म के रिस्पॉन्स में भी आप ही एक्ट करो, तो ऐसा थोड़ा ना चलता है भाई। देखो रीजन स्पेसिफिक नीड के हिसाब से हमें समय के साथ साथ जैसे नीड बढ़ती रहती है वैसे हमें मिनिस्ट्रीज भी लाना पड़ेगा। सब समय हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा दैट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सब समय वो चीज़ नहीं हो सकता। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी का सहारा किसी चीज़ में लिया जा सकता है वहाँ पर तो आराम से मिनिमम गवर्न मैक्सिमम गवर्नेंस हो सकता है। बट ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स है ना जहाँ पर टेक्नोलॉजी के सहारे आप थोड़ा ना रोबोट से थोड़ा ना घर बनवाओगे जी, अल्टीमेटली तो इंसान ही ना चाहिए वो सब बनवाने के लिए, ठीक है। एक मशीन थोड़ा ना कोई घर का ये माप सकता है दैट हाँ ओवरऑल कितना स्ट्रेंथ है, हाँ अल्टीमेटली आप मशीन से ही कर रहे हो, बट ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें चाहिए ही ना। तो जहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए वहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा हमें दैट ह्यूमन का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो भी। देखो मैं लेकिन भीतर में थोड़ा घुस जाता हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए सही है, क्योंकि आपका अभी क्या काम है ना दैट इनके कीवर्ड्स को तो आप अपने नोट कॉपी में लिखोगे ही, बट साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली सुनो, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपका एक्सप्लेनेशन दिमाग से चिपक गया, ट्रस्ट मी कभी भी आप इससे दूर नहीं जाओगे, है ना। साउंड डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जी हाँ, डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो होगा वो प्रॉपरली साउंड डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके थ्रू मन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म समझे, जैसे अगर डिजास्टर आ गया तो क्विकली रिस्पॉन्स करो आप, है ना। मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए दैट हाँ आज डिजास्टर हुआ 2 दिन बाद सरकार वहाँ पे पहुँच रही है, नहीं, विद इन 1 आवर, विद इन हाफ एन आवर, जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, ASAP, है ना, तभी हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। तभी ना लोगों का भी सरकार के ऊपर एक भरोसा बनेगा दैट वाह यार हम लोग भले ही सरकार को टैक्स देते हैं बट सरकार भी तो हमारे लिए कुछ कर रही है, समझ रहे हो। तो ये सब भी बताने की ज़रूरत है। एज फॉर असम विच फॉल्स अंडर हाई सिस्मिक जोन, सिर्फ सिस्मिक जोन ही नहीं, मतलब सिस्मिक जोन मतलब तो वो हो गया अर्थक्वेक इंटेंसिटी वाला, बट स्टिल अगर डिफरेंट अदर डिजास्टर्स भी देख लीजिए, फ्लड देख लीजिए तो आप ब्रह्मपुत्र वैली में देख लीजिए, हर साल आता है। कोई भी रीजन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है जहाँ पर हर साल फ्लड आता है एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्र, राइट। उसके बाद आप देख लो लाइटनिंग तो देख ही रहे हो यार, हर साल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से इम्पैक्ट करता है, और अभी वाले सीजन में ही करेगा। मानसून अभी से मानसून तक, है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग होगी, आप देख भी रहोगे, महसूस भी कर रहे होगे। एनीवेज बोला ये भी ज़रूर गया दैट अर्बन प्लानिंग जो होगा वो ऐसे इंश्योर करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को ना तोड़े। लाइक इन्वायरमेंटल नॉर्म्स क्या है दैट देखो ये बारिश होएगा, ठीक है, दैट इज नॉर्म, राइट। थंडरस्टॉर्म कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया, हम क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है आज तक जो थंडरस्टॉर्म को रोक सके, रोक पाओगे नहीं, दैट इज नेचुरल फिनोमिना, वो अकर होना ही है, फ्यूचर में अभी भी हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा था, फ्यूचर में भी होएगा, तो उसको रोक नहीं पाएंगे। बट हाँ हम अपने जान मान हानि के नुकसान को तो रोक सकते हैं, एब्सोल्युटली, वो हमारे हाथ में है, तो वही तो करो यार एटलीस्ट, ठीक है। वो सब चीज़ें बोली जा रही है। एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों ये बताया गया है वर्कशॉप ऑन बाश नृत्य। नाउ ये बाश नृत्य है क्या, देखो दोस्तों वैसे मैंने सही आपको बता रहा हूँ, गूगल में इसके बारे में मैंने सर्च किया, बाश नृत्य का फोटो दिखा दो, है ना, दिखा रहे हैं वो लोग उसको, वो भी इस बाश नृत्य मतलब बैम्बो डांस होता है बेसिकली, ठीक है। और बैम्बो डांस जो है ना नागा ट्राइब्स के द्वारा भी किया जाता है, और जो बैम्बो डांस का पिक्चर हमें गूगल में मिल रहा था वो नागा ट्राइब्स वाला था, मतलब नागालैंड वाला था, नागालैंड मणिपुर वाले, है ना। बट अभी क्या है ना दैट यहाँ पर आसाम में भी एक ग्रुप है जिसको कहते हैं कोच राजवंशी ग्रुप। दीज आर द पीपल हु आर डिमांडिंग फॉर ST स्टेटस, बट अभी तक इनको मिला नहीं है सेंटर के द्वारा, है ना। एनीवेज वो तो बात की बात है, बट इनकी एक कल्चरल हेरिटेज है ना, एंड दैट इज कॉल्ड बाश नृत्य, जिसको हम लोग बैम्बू डांस भी कहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली कोच राजवंशी पीपल के द्वारा मनाया जाता है ना। और ये कब सेलिब्रेट करते हैं ये लोग बाश डांस, मदन काम वर्शिप के दौरान। नाउ मदन काम क्या है, देखो मदन काम एक फोक डीटी है ऑफ द कोच राजवंशी कम्युनिटी, है ना। और ये आसाम का बोहाग मंथ के समय इनको फुल मून डे के समय बेसिकली इनको पूजा जाता है, राइट। और उसी समय यह जो सेलिब्रेशन है दैट इज़ बैम्बो डांस का वो किया जाता है, और इसको बाश नृत्य भी कहते हैं, राइट। ट्रेडिशनली ये फोक डांस है ऑफ कोच राजवंशी कम्युनिटी, याद रहेगा, इतना याद रखो, दैट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट OIL दैट इज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इंडिया में पहला
प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ओपन किया है। ध्यान देना, पहला, जब ऐसा आएगा ना क्वेश्चन तब दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहाँ पर किया है? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में, राइट। एंड द प्लांट जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब समझते हो? देखो बहुत तरीके का हाइड्रोजन होता है। एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। अभी तक जो है ना हम लोग ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट, बट अभी हम लोग फाइनली शिफ्ट कर रहे हैं टू ग्रीन हाइड्रोजन। नाउ डिफरेंस क्या है? पहले ब्राउन हाइड्रोजन के बारे में समझ लेते हैं। देखो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, ठीक है, आपको पता है। चलो, अब जो हाइड्रोजन जो निकाला जाता है ना कोल के थ्रू, उसको हम लोग ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। क्योंकि देखो भले ही इस फ्यूल को आप निकाल रहे हो, बट इस फ्यूल को निकालने के लिए आप एक अलग फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो, जो क्या है? कोल, जो क्या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्राउन हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसको हम लोग नेचुरल गैस के थ्रू निकालते हैं, मतलब नेचुरल गैस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट अब देखो नेचुरल गैस भी अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो भी आप कार्बन मतलब कार्बन कैप्चर को बहुत हद तक स्टोर कर ले रहे हो, राइट। ग्रे हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है एंड एसोसिएटेड एमिशंस जो है वो रिलीज हो जाता है, मतलब एयर में, ठीक है। तो अभी जो है अभी हम लोग ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन में नेचुरल गैस का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसमें एमिशंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं आपका जाकर एटमॉस्फेयर में, बट ब्लू हाइड्रोजन में एमिशंस को जो है कैप्चर कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में। बट अभी क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हम लोग रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सोलर, विंड एनर्जी और इन एनर्जी, जो क्या बिल्कुल ही कार्बन फुटप्रिंट नहीं पैदा करता है हमारे इकोसिस्टम में। इनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और इसका पहला जो प्लांट है, पहला प्योर इनफैक्ट, है ना, प्लांट जो है आपका जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में खुला हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट, वेरी वेरी बिग न्यूज़, है ना। एनीवेज, नेक्स्ट इज WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात में ओपन किया गया है। और ये पहला, ध्यान दीजिएगा, ये भी पहला एंड द ओनली ग्लोबल आउटपुट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में एक पहला और एक मात्र अभी तक के लिए। अब कल को अगर दूसरे देश में भी खुले तो वो बात की बात है ना। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट दिस सेंटर विल बी प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड, है ना, इन सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब वही है ना, दैट कुछ भी काढ़ा पिला देना। काढ़ा क्या है? ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ही तो है। आपके मम्मी पापा लोगों को कैसे पता था काढ़ा के बारे में? ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके जनरेशंस, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा लोगों ने उनको पिलाया होगा, ठीक है। तो अब उनको भी कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स उनके फर्दर मम्मी पापा लोगों ने उनको पिलाया होगा, ठीक है। तो जनरेशन वाइज जो है ये चला हुआ आ रहा है ना। फ्यूचर में शायद आप अपने बच्चों को पिलाइएगा काढ़ा। सो व्हाट इज दिस इज ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना। और इंडिया में तो आपको पता ही है ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, मतलब बहुत भरमार लगा हुआ है। तो इसीलिए ये इंडिया में ही बेसिकली इन्होंने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को खोला है। नाउ दिस अगेन अ वेरी वेरी बिग न्यूज़, ठीक है। क्योंकि जब पहला वाला इस टाइप का खुले ना, तो इस टाइप तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो एट द सेंटर द मेन एरियाज विल बी रिसर्च एंड लीडरशिप, एविडेंस एंड लर्निंग, डेटा एंड एनालिटिक्स। अच्छा चलो, ये तो खैर नॉर्मल वही सब चीज़ है। बट आपको जस्ट ध्यान रखना पड़ेगा दैट डेटा के हिसाब से WHO का ये एस्टिमेशन है दैट 80% ऑफ दुनिया का जो पॉपुलेशन है ना, वो अभी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट जो लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं वो एलोपैथिक दवाई नहीं यूज़ करता। अरे भाई, मैं भी काढ़ा पीता हूँ, है ना। मैं भी बहुत समय कुछ शॉर्ट ऑफ कुछ पत्ते, मम्मी क्या करती ना, छोटे में कुछ कट जाता था ना, तो एक पत्ता होता था, उसको पीस कर लगा देती थी, ठीक है। सो व्हाट इज दैट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल मेडिसिन ओनली, ठीक है। सो वो सब जो है कहीं ना कहीं काम करता है। और दुनिया भर में ऐसे 80% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अभी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन वन फॉर्म और द अदर यूज करती है। 170 आउट ऑफ 194 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स हैव रिपोर्टेडली यूजिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन। समझ रहे हो? 194 में 170 देश ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी भी यूज करते हैं। एंड दीज मेंबर स्टेट्स हैव आस्क्ड फॉर इट सपोर्ट इन क्रिएटिंग अ बॉडी। इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था दैट एक बॉडी क्लियर एक बनना चाहिए दुनिया के लेवल में, जो क्या रिलायबल एविडेंसेस हमें प्रोवाइड करे, डेटा प्रोवाइड करे ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्ट्स। इसीलिए WHO के द्वारा यह खोला गया है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या है? आयुर्वेदा, योगा, ये क्या है? दीज आर ट्रेडिशनल मेडिसिन ओनली। सिद्ध सिस्टम, सोवा रिगपा सिस्टम,
ठीक है। अब अलग अलग रीजन में ये मतलब प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे सिद्ध सिस्टम अगर देख लीजिएगा तमिलनाडु केरला में, सोआ रिगपा सिस्टम जो है ये लेह लद्दाख वाले रीजन में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लाहौल स्पीति, ठीक है। सो ये सब रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा, देखो ये सब भी याद रखने लगन, ठीक है। देखो आयुर्वेदा और योगा तो पूरा इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, बट सिद्ध सिस्टम का जो मेन एरिया है ना, प्रीडोमिनेंटली, यहाँ पे लिखा हुआ प्रीडोमिनेंटली कहाँ है, सदर्न स्टेट में। कौन है वो, तमिलनाडु, केरला, सोआ रिगपा, लेह लद्दाख वाले रीजन, सिक्किम, मतलब जो आपका जाकर हिमालयन स्टेट्स है ना। देखो अरुणाचल प्रदेश भी हिमालयन स्टेट है, दार्जिलिंग भी उसी में आता है। अब भले ये दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल, बट स्टिल द पार्ट ऑफ दार्जिलिंग कहाँ सिचुएटेड है, हिमालयाज में ही तो है भाई, है ना। लाहौल स्पीति, ठीक है। सो ये सब चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, रिसेंटली न्यूज़ में था। GS3 के परस्पेक्टिव से हम इफेक्ट ऑन पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज इन इंडियाज इंटरेस्ट में हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था, राइट नाउ। इसमें पार्टिसिपेंट्स कि कौन कौन मेन पार्टिसिपेंट्स है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। जो क्या फॉर्म ये हुआ था ऑर्गेनाइजेशन की 2011 को, ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है ना, जो क्या मेनली देखती है टेररिज्म रिलेटेड एस्पेक्ट, जिससे कोई भी देश को टेररिज्म जो है वो खोखला ना करे, ठीक है। इसीलिए काउंटरिंग मेजर्स अपनाए जाते हैं, दैट कैसे उनको प्रोसिक्यूट किया जाए टेररिस्ट को, कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रॉपरली मिसयूज को रोका जा सके, जिससे जैसे अब देखना IS क्या करती है, वो लोग मीडिया के थ्रू ही रिक्रूट करती है ना। बहुत समय तो हमें इंडिया में भी देखने को मिला है दैट पाकिस्तान के थ्रू जो है ISI के द्वारा रिक्रूटमेंट हो रहा है। और वो लोग क्या कैसे रिक्रूटमेंट करती है पता है, वैसे लोग जो अनएम्प्लॉयड है ना उनका ब्रेन वॉश करती है, ठीक है। क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी चाहिए, उन लोगों को कहीं से भी पैसा दिख गया तो वो लोग भागेंगे, ठीक है। अब वो लोग आइडियोलॉजिकली गेम खेलती है, वो लोग बोलती है दैट अरे भाई अगर आप टेररिस्ट बन जाओगे, अगर आपका कुछ होगा तो आपको जन्नत नसीब होगा, ये इस टाइप के उल्टा पुल्टा चीज़ बोल देती है, ठीक है। अब क्या है ना, जिनका शिक्षा नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, तो वो लोग तो जल्दी बहक जाते हैं, ठीक है। इसीलिए भी बोला जाता है दैट कहीं ना कहीं एडुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। लोग अगर एडुकेटेड हो ना, ये सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं लोग देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगेन आप लोगों का भी फ्यूचर एम यही होना चाहिए व्हेन यू विल बिकम ऑफिसर्स, दैट एडुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए, मैक्सिमम फोकस। एनीवेज, it welcomes Mauritius as the 4th member at the 5th meeting of the national security advisors, and बांग्लादेश और सेशल्स वैसे तो ऑब्जर्वर्स है ना, बट इनको भी इनवाइट किया गया दैट आप भी अगर चाहो तो आप भी इस ग्रुप में इंक्लूड हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। याद रहेगा। अच्छा, इसके और भी गोल्स है। टेररिज्म तो एक गोल है ही, बट मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, उसके बाद कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एंड ट्रांस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये सब भी एस्पेक्ट है जो क्या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव देखता है, फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नैट पोलरेक्स 8, ठीक है ना। ये नैट पोलरेक्स है क्या, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना दोस्तों, दैट रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज़, तो इस टाइप के कैसे आप निकालने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले तो ये बता देता हूँ ये है क्या। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है। देखो अब यही है, इतना ही आपको पढ़ना है। ये सब तो खैर आपको जस्ट बतलाने के लिए दैट हाँ कहाँ ये कौन कौन राज्य, कौन कौन मतलब बेसिकली कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेंट कर रही है। चलो ये सब तो खैर सेकेंडरी बातें हैं, बट इसको प्राइमरी हमें समझना पड़ेगा। नेट नेशनल है ना, पोल कुछ तो होगा, रेक्स ये क्या, आर एक्स से एक्सरसाइज यूजुअली हम लोग देखते हैं, ठीक है। आर का क्या मतलब होगा, पोल का क्या मतलब है, नेट का मतलब क्या, नेट का मतलब नेशनल होता है, ठीक है। चलो नेशनल, पोल मतलब या तो पोलराइजेशन या तो पॉल्यूशन या फिर इस टाइप का, ठीक है। तो पॉल्यूशन आर क्या है, और एक्सरसाइज, तो इस टाइप से सोचना, ठीक है। तो आपको अगर बाई चांस ऑप्शन भी दिखे ना, तो कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन दिख ही जाएगा, पोल से रिलेटेड, पॉल्यूशन, उसके बाद दूसरा वाला जो वर्ड रहेगा ना वो आर से रहेगा। ये सब ट्रिक होता है ना क्योंकि बहुत समय बच्चों को ये सब मिलता नहीं है, तो ये सब छोटा छोटा बच्चा वाला ट्रिक है, बट हमें उस समय एग्जाम के समय क्लिक नहीं करता, इसीलिए ध्यान से देखना। क्योंकि देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे ऐसा रहेगा ना दैट हाँ भाई ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, तो ऑफकोर्स पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज मिल गया, आपको आंसर मिल गया, खटाक से टिक मार के आ जाओ समझ रहे हो बात। तो एनीवेज ये एक 2 डे वैसे प्रोग्राम था जिसको बेसिकली जिसमें पॉल्यूशन रिस्पॉन्स का वर्कशॉप रहेगा, दैट जो ओशंस में ऑयल स्पिल्स जो हो जाती है ना, जिसके कारण हैजार्डेड एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस जो ओशन में फैल जाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए,
ठीक है। तो इसमें नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान के भी प्रॉपरली जो गाइडलाइंस है उसको फोकस दिए जाते हैं और मेक श्योर किया जाता है दैट क्या प्रिपेयर्डनेस है ओवरऑल कंट्रीज का इन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट बाई चांस अगर ऑयल स्पिल हो गया तो देश कैसे उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। द एक्सरसाइज इज बीइंग अटेंडेड बाय मोर देन 85 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 50 एजेंसीज इंक्लूडिंग 29 ऑब्जर्वर्स एंड 22 फ्रेंडली कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 कोस्ट गार्ड शिप्स, दैट इज श्रीलंका का कोस्ट गार्ड शिप और बांग्लादेश का कोस्ट गार्ड शिप भी इसमें इंक्लूडेड था। और बाकी अलग अलग कंट्रीज के कोस्ट गार्ड शिप नहीं, बट हाँ फॉरेन कंट्रीज के जो है ऑब्जर्वर जो डेलीगेट्स थे उन लोगों ने भी इसको अटेंड ज़रूर किया था। नेक्स्ट इज ईस्ट तिमोर सी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ईस्ट तिमोर सी, जिसको तिमोर लेस्ते भी कहते हैं, ये एशिया का यंगेस्ट डेमोक्रेसी बन गया। लेकिन ना यंगेस्ट डेमोक्रेसी मतलब इसको अभी आज़ादी मिली है क्या? देखो इसके अगर पास्ट को अगर हम लोग फोकस करें तो ईस्ट तिमोर, देखो ये है कहाँ, पहले तो देख लो, ये इंडोनेशिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में ये वाला रीजन, ये देखो ना, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला है ईस्ट तिमोर, जिसको तिमोर लेस्ते भी कहते हैं, ठीक है। इसको पोर्चुगल के द्वारा कॉलोनाइज किया गया था इन 18th सेंचुरी और ये 1975 तक ये कॉलोनी ही था पोर्चुगल का, ठीक है। अच्छा, द कंट्री वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाई यूएन कब? सन 2002 में। क्लियर है? ये सब फैक्ट है, लेकिन याद रखना है ना, ये कब बहुत समय क्या होता है ना, दैट स्टेट पीसीएस को कभी अगर बहुत टफ बनाना होता है तो ये फैक्चुअल बातें पूछ लेती हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल बातें यूजुअली लोगों को याद नहीं रहता है क्योंकि आपका सिलेबस ही इतना बड़ा है, कहाँ से फैक्चुअल बातें याद रखोगे भाई, है ना। तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईस्ट तिमोर हैज़ अप्लाइड टू बी द मेंबर ऑफ एशियान एज वेल एंड अभी तक इसको वैसे तो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। और इसका जस्ट जोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट में क्या है, देखो तिमोर सी है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, वेटर स्ट्रेट है ना। देखो साथ ही साथ ये भी पता चल गया आपको वेटर स्ट्रेट है कहाँ, राइट। नॉर्थ वेस्ट में देखो ये इस स्ट्रेट को क्या कहते हैं, उम्बाई स्ट्रेट, ठीक है। और ये जो है आपका जाकर ये देखो ये वाला रीजन इंडोनेशिया का, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना इसको कहते हैं हम लोग वेस्ट तिमोर, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट में इसके साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सब जोग्राफिकल लोकेशन है, जस्ट जोग्राफी का क्लास भी आपका हो गया छोटा सा एक, है ना। नेक्स्ट दोस्तों इकोनॉमिक टाइम से ये बेसिकली लिया गया, हिस्ट्रिकल फैक्ट से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली क्यों ये न्यूज़ में था रिगार्डिंग अलूरी सीताराम राजू जी, क्योंकि देखो वाइस प्रेसिडेंट जी जो है हमारे, उन्होंने इनके बर्थ प्लेस को बेसिकली विजिट किया था। अलूरी सीताराम राजू 1897 से 1924 तक इनकी जिंदा थे ये, ठीक है। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे आंध्र प्रदेश के, राइट। इनको इंडियन रिवॉल्यूशनरी का ऑफ कोर्स ये एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे तब, क्यों? क्योंकि उस तब के समय जब ब्रिटिश इंडिया थी, तब जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो इन्होंने बहुत सारे कैंपेन छेड़े थे ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। वैसे सन जब 18 साल की उम्र के थे तब इन्होंने मॉन्क बन गए थे ये, ठीक है। वैसे तो इनकी जन्म आंध्र प्रदेश में हुई थी एंड ही बिकेम इन्वॉल्व इन एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ इन 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के समय, ठीक है, जिसके कारण आदिवासी का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, राइट, इन फॉरेस्ट हैबिटेट, है ना। और उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी रोक दिया गया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आंध्र प्रदेश में हम लोग क्या कहते हैं इसको, पोडू, ठीक है। ये अपने आप में एक अलग सा फैक्ट बन गया आपके लिए, लेकिन याद रखिएगा पोडू, है ना। ये कहाँ पे इस टाइप के शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे कैरी आउट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। मतलब ये नाम है, लोकल नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, पोडू, ठीक है। तो एनीवेज अलूरी सीताराम राजू जी ने जो है ब्रिटिश के इस वाले एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्लोगन रेस किया था दैट ऐसे वो हमारे राइट्स को क्यों रोक रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको जस्ट याद रखना है, छोटा सा फैक्ट था एज सच। देखो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, है ना। बट एज सच अगर याद रखिए यार, बहुत सारे आप लोगों तो यूपीएससी भी दे रहे हो ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। सो एनीवेज आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। कल कुछ एमसीक्यूज़ पूछा गया था। पहला एमसीक्यू था रिगार्डिंग FSSAI, 2 ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। दोनों ऑप्शंस में पहला वाला ऑप्शन तो सही था बट दूसरा वाला ऑप्शन गलत था यहाँ पे। या क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिख दिया था, ठीक है। दूसरा है गाजा स्ट्रिप के रिलेटेड, ऑफकोर्स डी वॉज द करेक्ट आंसर, मिडिल ईस्ट में ये लोकेटेड है। तीसरा है उड़ान स्कीम के रिलेटेड, जहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए थे, लॉन्च्ड इन 2016, इट एम्स टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। देखो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं था, ये रीजनल कनेक्टिविटी होगा,
ठीक है, रीजनल, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी तो है ना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट इज सेकंड वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसको जॉइंटली फंड किया जा रहा है बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई शक यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन, राइट। तो करेक्ट अगर ये देख लीजिएगा ADB है, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ADB सब लोगों ने सही आंसर दिया। इन्होंने सिर्फ दिव्या रानी दे ने एक गलत दे दिया था, लास्ट वाला ए दिया था, बट एनीवेज कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिएगा। अच्छा हाँ, मैंने बोला था ना दैट कुछ मेरे को कमेंट्स लेना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद दास जी का कमेंट था, इन्होंने बोला दैट आई बिलीव मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर APSC। ओके, ठीक है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट एक्सटेंसिव फोकस शुड बी देयर ऑन द न्यूज़ रिलेटेड टू असम। देखो क्या होता है ना राजेंद्र प्रसाद दास जी, हम लोग आसाम को तो फोकस करते ही हैं, आप तो देख ही रहोगे, पहले जो आर्टिकल्स होते हैं वो मेनली फोकस रहता है आसाम को, राइट। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा दैट हमारा प्रिपरेशन जो है ना वो APSC इंक्लाइंड है, राइट। और APSC में अगर आप क्वेश्चंस के क्वालिटीज़ देख लोगे, सिर्फ और सिर्फ आसाम से नहीं आते क्वेश्चन, है ना, नेशनल न्यूज़ भी तो रहता है ना। तो जितना APSC का रिलेटेड न्यूज़ है वो तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, है ना। और जो नहीं कवर हो रहा है तो वो हम लोग ऑफकोर्स मेक श्योर करते हैं। देखो, एक हम लोग संडे को भी क्लास लेते हैं ना, तो संडे को बाई चांस अगर कुछ छूट जाता है ना, तो उस समय वो पूरा कवर हो जाता है। शायद आपने नए ज्वाइन किए उसलिए शायद आपको पता नहीं होगा, बट हम लोग ये सब चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमारा मेन फोकस यही है, APSC ही हमारा मेन फोकस है। और हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं भद्रा एस अकेडमी में दैट कोई भी आपको एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है ना दैट कुछ पॉइंट छूट गया, प्लीज़ आप लोगों का ही तो कमेंट सेक्शन है यार, आप लोगों के लिए तो खोल के रखा कमेंट सेक्शन। आप लोग कमेंट कर लेना दैट सर वी वांट एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन दैट वेरी टॉपिक। आप लोग लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में, लिखो दैट किसी को अगर कोई टॉपिक को डिस्कशन करवाना है ना, तो आप या फिर आपको अगर ऐसा चाहिए दैट हाँ पूरा मंथली करंट अफेयर्स एक साथ कंपाइलेशन चाहिए, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। आप लोग लिखोगे तो ही तो हम लोग देंगे ना। We are ready to give it to you. Until and unless you don't ask for it, we can't, provide that, right? Because we don't know ना that what are your expectations. अगर आपके भी कोई एक्सपेक्टेशंस है, नीचे लिखो और मेक श्योर करना आप लोगों में से ही नीचे देखना दैट किसने क्या लिखा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है दैट हाँ वो सब चीज़ें होना चाहिए, तो आप उनके कमेंट को लाइक कर दो, है ना। तो इससे हम समझ पाएंगे ना दैट आपका डिमांड क्या है, ठीक है। सो वो चीज़ करना। और हाँ, आप टेंशन मत लो दैट यस वी आर मेनली प्रिपेयरिंग फॉर APSC, बट एट द सेम टाइम वी शुड मेक श्योर दैट नेशनल न्यूज़ जो कि हमारे APSC में आ सकता है उसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो उसको भी साथ साथ करना है। एनीवेज चलिए, तो बाकी तो ऐसे आप लोगों ने सही लिखा। आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम नगांव, असिस्टेंट टीचर LP स्कूल। वाओ, अमेजिंग धनंजय। सो डू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। दिस इज़ ऑफकोर्स अगर आप हर रोज़ एसोसिएटेड हो हमारे साथ तो विल मेक श्योर दैट अब प्रॉपरली नोट्स भी बनाना है ना, अच्छे से आप बिल्कुल क्रैक कर लोगे। एनीवेज आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके भी आंसर्स आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। दो स्टेटमेंट दिए हुए। पहला स्टेटमेंट है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज रिसेंटली बीन ओपनड इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट इन असम। ओके। दूसरा है green hydrogen is produced by electrolysis of water using renewable energy and has a lower carbon footprint, ठीक है। सो इन दोनों ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next is Nat Polrex 8 exercise recently seen in news. It is related to pollution response exercise, military drill, cyclone response activity, या फिर none of the above, ठीक है। सो आपको बताना कौन सा सही है। तीसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फॉर्म्ड इन 2011। इट इज अ ट्राइलैटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। दूसरा है कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ऑल्सो वन ऑफ द इट्स गोल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आज का मेन क्वेश्चन है रिगार्डिंग जेनरिक ड्रग्स, है ना। देखो जेनरिक ड्रग्स का पॉलिसी प्रमोशन जो है इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा वेलकम स्टेप है। नो डाउट जेनरिक ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बट इसके कुछ कंसर्न्स है, उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, उसी चीज़ को डिस्कस करना है। तो पहले तो आप इनिशियल में आप जेनरिक ड्रग्स के बारे में लिख देना। उसके बाद 2 एस्पेक्ट पूछा गया है, राइट, दैट इसको जो प्रमोशन किया जा रहा है, राइट, क्यों हमें प्रमोशन करना चाहिए पहली बात तो, और दूसरा इसके रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स है, राइट। तो क्यों प्रमोशन करना चाहिए, क्या क्या कंसर्न्स है वो लिख देना। बस ये दोनों चीज़ लिखकर आप
फर्दर आप गवर्नमेंट के स्टेप्स भी लिख सकते हो दैट हाँ क्या क्या किया जा रहा है और कैसे एक वे फॉरवर्ड पॉइंट अगर आपके तरफ से हो जाए तो वो बेहतर रहेगा. सो एनीवेज हम लोग वही इसीलिए हम लोगों ने भी एक आपको मॉडल आंसर प्रेजेंट किया है. ठीक है, वी मेक श्योर दैट आप पहले तो इस आंसर को खुद से लिखिए. ठीक है, अगर आपसे कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहा है देन यू कैन रेफर टू दिस मॉडल आंसर, राइट. So this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next class. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.